Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 23rd of April 2021, Friday. Inspiration of the day is change your thoughts and you change your world. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Breather on tax compliance deadline likely. Because of the drastic impact of COVID 19 on business organization, the union government is now examining the proposal that is actually seeking relief to business through extension of the compliance of different types of direct as well as indirect taxes. क्योंकि हम सभी को पता है कोविड 19 की वजह से इंडिया में बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत ज़्यादा बिजनेस सेक्टर को फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से कई बार जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, वो गवर्नमेंट से डिफरेंट रिलैक्सेशन या फिजिकल स्टिमुलस या फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड करती हैं. करेंटली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो टैक्स कॉम्प्लायंस है उसकी टाइम लाइन, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसके कॉम्प्लायंस जो टाइम लाइन है, जो डेड लाइन है, उसके एक्सटेंशन के लिए ब्रीदर प्रोवाइड करने के प्रपोजल को एग्जामिन कर रही है वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटरली दैट if any breather or any extension or tax compliance can be provided to business organizations so that they will get some relief from COVID-19 crisis. With India facing biggest COVID-19 crisis so far, the government has received the multiple industry representation. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिप्रेजेंटेशन दिया. डिफरेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर के जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दिया एंड दे ऑल वांटिंग अ ब्रीदर अप टू मिनिमम अप टू 3 months. हालांकि गवर्नमेंट का इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं आया है. कल की न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए कोई भी ऐसा फिजिकल स्टिमुलस पैकेज या फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान नहीं कर रही है. बट एटलीस्ट for now, what government can do? Government can provide some breather on tax compliances so that the little burden of business organization for paying GST as well as the income tax or wealth tax can be reduced into this COVID-19 period. और कई सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, अगर हम बात करना चाहें, वो आरबीआई के गवर्नर हों या डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हों, डिफरेंट फेमस स्ट्रैटेजिस्ट हों, उनका भी ये मानना है कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. और अगर इस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने राइट डिसीजन नहीं लिए तो देयर मे बी वेरी डिटोरिएटिंग इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. अगर हम रिसेंट टाइम पे कुछ गवर्नमेंट के डिसीजंस देखें भी तो जो कमर्शियल बैंक्स को अनाउंस किया गया, डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको वेव्ड ऑफ कर दें, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिलैक्सेशन टैक्स कंप्लायंस में की जो डेडलाइन उसमें प्रोवाइड करने की जो प्रपोजल को कंसीडर किया जा रहा है, ऑल दीज प्रपोजल्स आर बीइंग जस्ट कंसीडर्ड फॉर इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. अगर मनी सप्लाई बनी रहेगी तो जो डिमांड सबड्यूड हो रही है कोविड-19 की वजह से, हेल्थ सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब भी मेंटेन थोड़ा बहुत किया जा सकेगा. इवन कल गवर्नमेंट ने अनाउंस ये भी किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके जो बहुत सारे रिफंड्स होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली रिफंड करती है, कॉम्पनसेशन देती है, वो सारे रिफंड्स भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास सफिशेंट फंड हो, सफिशेंट एसेट्स हों जो वो मोनेटाइज कर सकें. अभी आगे हम इस न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे. अभी की न्यूज़ में फ़िलहाल यूनियन गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल है जिसमें उस प्रपोजल में 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा गया है फॉर ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फॉर compliance timeline especially for goods and services as well as income tax. और जैसा कि हम सभी जानते हैं डेडलाइन फॉर GSTR 4 इज़ ऑन अप्रैल 30. तो मिनिमम 3 महीने का रिलैक्सेशन मांगा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से. तो प्रॉबेबली जुलाई लास्ट वीक तक गवर्नमेंट हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंसेस पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके. और स्टेट वाइज तो हम सभी को पता ही है कि चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, एवरी मेजर स्टेट और impacted state have started different sort of lockdowns or night curfew into their territories.
जिसकी वजह से बिजनेस पर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ट्रांसपोर्टेशन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, सप्लाई चेन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, रिवर्स माइग्रेशन फिर से स्टार्ट हो गया है मेट्रो सिटी से। तो उसके कारण बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फिर से सफ़र करना शुरू कर चुके हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर आस्किंग रिलैक्सेशन ऑन द कार्ड। गवर्नमेंट एग्जामिनिंग द डिफरेंट इंडस्ट्री डिमांड टू एक्सटेंड द की टैक्स कंप्लायंस टाइमलाइन। डिफरेंट इंडस्ट्रीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और किस तरह की इंडस्ट्री को कितना रिलैक्सेशन या कितना एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अराउंड 11 GST एंड 15 इनकम टैक्स कंप्लायंसेस आर ड्यू इन अप्रैल 30th। और जो कुछ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो अप्रैल और मई तक ड्यू हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ में रिलैक्सेशन दे, कुछ तरह के टैक्सेस में या कुछ तरह के डायरेक्ट टैक्सेस में, या किस पर्टिकुलर सेक्टर को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कम रिलैक्सेशन मिले। इस तरह के भी डिसीजन आ सकते हैं। ये ऐसा नहीं ज़रूरी है कि कोई यूनिफॉर्म या ब्लैंकेट डिसीजन आए, ब्लैंकेट एक्सटेंशन मिले। डिफरेंट सेक्टर वाइज भी या इंडस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंग भी डिसीजन आ सकते हैं। और टैक्स जो हम पे जो इंडस्ट्रीज़ में एक्चुअली ड्यू हैं वो हम सभी को पता है, मंथली GST रिटर्न, TDS डिपॉजिट, TDS TCS रिटर्न फॉर Q4, filing of specific financial transaction, LLP annual returns, quarterly GST returns, annual composition GST returns. There are a number of direct and indirect taxes. For that, फिलहाल के लिए इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली डिमांडिंग रिलैक्सेशन फॉर अप टू 3 months. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6। कोविड सेकेंड वेव सिंगल बिगेस्ट चैलेंज टू रिकवरी, RBI गवर्नर। जो हमारी MPC स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। MPC कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने बॉन्ड मार्केट को एग्जामिन करते हैं। फिलहाल सभी जितने भी जो मेजर मेंबर्स हैं, दे ऑल आर इन सपोर्ट ऑफ और इन फेवर ऑफ इंगेजिंग विद द बॉन्ड मार्केट्स ऑन यील्ड। तो रिसेंटली जो MPC की जो मीटिंग हुई थी, उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज हुए हैं, जो भी डिस्कशन हुआ, जो एजेंडा डिसाइड हुआ, उसको देखते हुए कई सारी इन्फॉर्मेशन रिवील हुई, जिसमें RBI ने ये भी बताया कि जितने भी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं, दे आर actually in favor of engaging with the bond markets on yield. On the other hand, every member of MPC committee is thinking about the impact of COVID-19 on Indian economic growth. As Mr. Jayant R. Verma, the external MPC member, said that RBI's forward guidance has failed to bring down yield, and that's the practice can be stopped. और उसी मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये भी डिस्क्लोजर कि RBI ने जो ग्रोथ फोरकास्ट किया है इंडियन इकोनॉमी के लिए, RBI स्टिल रिलाइंग ऑन 10.5% ग्रोथ फोरकास्ट दैट प्रीवियसली बीन डन बाय RBI। तो RBI ने अपने ग्रोथ फोरकास्ट को फिलहाल के लिए चेंज नहीं किया। अगर हम देखें 10.5% का जो ग्रोथ फोरकास्ट किया था RBI ने, वो पहले भी बहुत ज़्यादा सबमिसिव था, एक हम बोल सकते हैं लोअर एंड पर था। तो मे बी शायद RBI ने थोड़ा सा मार्जिन रखा था या कुछ अनसर्टनिटीज़ के लिए कि शायद कोविड की सेकेंड वेव आए या मे बी इकॉनमी इतना रिकवर नहीं कर पाए। तो उसी को देखते फिलहाल RBI ने अपने इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो ग्रोथ नंबर्स थे, जो फोरकास्ट नंबर्स थे, उनको चेंज नहीं किया है। RBI इज स्टिल कंसीडरिंग इंडियाज ग्रोथ एट 10.5%। Why? Because number of जो members हैं MPC committee के, they are not very sure that how this second wave of COVID-19 is going to impact the economy. Even कई सारे business organization का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम पर COVID-19 की सेकेंड वेव को कंट्रोल कर लिया, तो हो सकता है कि जो इम्पैक्ट सोचा जा रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो ना आ पाए और इकोनॉमी फिर से रिकवरी के पाथ पर ग्रोथ कर दे। जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इंडिकेट किया था कि दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉट गोइंग टू बी अबाउट COVID-19। वी विल टैकल द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 बाय डिफरेंट मेजर्स। COVID-19 के सर्ज को भी कंट्रोल करेंगे और इकोनॉमी को भी निगेटिव टेरिटरी में जाने से बचाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट फिर भी टाइम में जल्दी ही अगर इस पर्टिकुलर सेकेंड वेव को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहती है, तो जो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और इसी को देखते हुए बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, इवन इकोनॉमिस्ट भी, दे आर नॉट वेरी मच श्योर दैट हाउ दिस पर्टिकुलर कोविड वेव वुड प्ले आउट। और मीटिंग ऑफ मिनट्स में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो रिलीज हुए हैं, उसमें ये भी MPC ने डिसाइड किया है दैट पॉलिसी रेट्स आर गोइंग टू बी अनचेंज एंड RBI accommodative stance will be
on the card for as long as it is necessary to sustain the growth. तो accommodative policy इंस्टांस लेकर RBI चलेगा, पॉलिसी रेट्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए जाएंगे while ensuring that the inflation remains within the target. तो मनी सप्लाई तो होगी, accommodative इंस्टांस होगा, easy मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में, मनी अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, बट by keeping the inflation within the target. इन्फ्लेशन को भी, जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं उनको भी ब्रीच आउट नहीं करेगी आरबीआई, कोशिश ये करेगी इन्फ्लेशन को टारगेट रेंज में रखकर ही मार्केट में एकोमोडेटिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इंडियन इकोनॉमी विल गो इनटू द स्टैग्फ्लेशन सिचुएशन, एंड दैट इज़ अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी. और अभी अगर आपको पता हो, इफ यू आर करेंटली फॉलोइंग माई न्यूज़ अपडेट्स, तो आरबीआई ने रिसेंटली 1 ट्रिलियन जो एक क्वांटिटेटिव ईजिंग है वो अनाउंस किया था. 1 ट्रिलियन के जो बॉन्ड्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदे थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. ऑल्दो नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं आरबीआई के, दे आर एग्रीइंग ऑन दिस एंगेजमेंट, बट जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं या जो ऑलरेडी डिसएंगेज्ड हो चुके हैं एमपीसी से, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस इंटरवेंशन बाय आरबीआई. तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अलग अलग कहना है. किसी का कहना है कि आरबीआई ने जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का इंटरवेंशन किया, इंगेजमेंट किया, इसके कारण वैसे भी यील्ड्स पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, यील्ड्स आर स्टिल इंक्रीजिंग. सो आरबीआई शुड स्टॉप दिस प्रैक्टिसेस. हाउएवर द मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आर इन फेवर ऑफ दिस engagement of RBI with bond markets on yield. And these are the important statements that are given by different governors and directors, or we can say the members of MPC. तो अलग अलग members के अपने अलग अलग point of view हैं, but सबका एक जो opinion है, जो unanimous opinion है, वो ये है कि COVID-19 is the biggest challenge and it is definitely going to affect the Indian economy. but अभी किस तरीके से करेगा, they are not very sure. कितना impact होगा, intensity क्या होगी, there is no surety about it. On the other hand, all the MPC members are in favor of the bond market engagements, and all the members are in consonance with the accommodative policy as per the current economic situation of Indian economy. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 6. Center may refund the cost to monetize state assets. बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इस समय डिसीजन ले रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी भी तरीके से मार्केट में मनी सप्लाई को इंश्योर किया जाए, जिससे कि डिमांड को फिर से रिवाइव किया जाए. जो इंडियन इकोनॉमी इस समय एक क्वेश्चन मार्क के कैटेगरी में है, उसको वापस से रिकवरी के पाथ पर इंश्योर किया जाए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज द चैलेंज मेथड टू नर्च द स्टेट to monetize their assets like state highways, privatize their public sector undertakings, according to senior government officials. So recently नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में दीपम भी कहते हैं, दोनों ही डिपार्टमेंट फिलहाल के लिए एक प्रपोजल को कंसीडर कर रहे हैं, हम कह सकते हैं प्रपोजल पर पॉन्डर कर रहे हैं, जिसमें दे आर थिंकिंग टू incentivize states for the cost involved in monetizing and privatizing assets through central grants. तो ऐसे स्टेट जो कि अपने स्टेट assets को या जो अपने PSUs को मोनेटाइज करेंगे बाय यूजिंग बाय और थ्रू सेंट्रल ग्रांट्स, दे उनको किसी भी कुछ तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो इन ऑर्डर टू मोनेटाइज देयर और प्राइवेटाइज देयर स्टेट एसेट्स. तो अभी फ़िलहाल के लिए नीति आयोग इज़ प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स और देयर एसेट्स. तो कुछ कौन से स्टेट हैं जिनके पास ऐसी एसेट्स हैं जिनको मोनेटाइज किया जा सकता है, या ऐसे स्टेट जिनके पास बहुत ज़्यादा आइडल एसेट्स पड़े हैं, उनको कैसे क्या क्या एसेट्स हैं और कौन कौन से स्टेट्स किन किन एसेट्स को मोनेटाइज कर सकता है, और किस तरीके से उस मोनेटाइजेशन की प्रोसेस को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है मोनेटाइजेशन में उसको रीइंबर्स करके थ्रू सेंट्रल ग्रांट्स. तो अगर स्टेट्स अपने असेट्स को मोनेटाइज करते हैं, अपने PSUs को प्राइवेटाइज करते हैं, तो उसमें जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, द सेंटर विल ग्रांट और विल इंसेंटिवाइज दैट पर्टिकुलर कॉस्ट बाय डिफरेंट ग्रांट्स. तो इस तरह का प्रपोजल
फिलहाल के लिए नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंसीडर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं, जो अभी उनको लग रहा है कि अभी तो कोविड-19 के समय उनके पास ऑलरेडी रेवेन्यू नहीं है जिससे वो अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर या सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सकें, तो अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने अपने जो असेट्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ करना, मोनेटाइज़ करने की जो प्रोसेस है उसको हॉल्ट कर दिया, क्योंकि दे डू नॉट हैव द मनी टू बेयर द कॉस्ट दैट एक्चुअली इन्वॉल्व इन मोनेटाइजिंग दीज असेट्स और दीज PSUs। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने इस मोनेटाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए स्टेट्स हैं उनको ग्रांट प्रोवाइड करने का जो प्रपोजल है वो आगे लाया, ऑन द टेबल कंसीडर किया है। सो अकॉर्डिंग टू द चैलेंज मेथड बीइंग डिस्कस, 3 states दैट फर्स्ट केम फॉरवर्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ असेट फॉर मोनेटाइजेशन विल बी इंसेंटिवाइज थ्रू सेंटर ग्रांट्स। तो ऐसे 3 states को नॉमिनेट किया जाएगा जिनके पास सबसे ज़्यादा असेट है जिनको मोनेटाइज किया जा सकता है। ऐसे 3 states को उन, अगर वो अपने एसेट मोनेटाइज करते हैं तो जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी सेंटर उस कॉस्ट को बेयर करेगी बाय डिफरेंट डिफरेंट ग्रांट्स, एंड दिस वुड बी एन एडिक्वेट इंसेंटिव टू स्टेट्स एज दे वुड गेट प्रोसीड्स फ्रॉम मोनेटाइजिंग असेट्स टू। तो नीति आयोग का या ऑफिशियल्स का ये कहना है कि एक तो उन्हें सेंटर ग्रांट मिलेगी अपने असेट को मोनेटाइज करने के लिए, उसके अलावा जो वो अपने असेट मोनेटाइज करेंगे उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इससे क्या होगा, स्टेट्स के पास सफिशेंट रेवेन्यू रहेगा इस कोविड-19 की सिचुएशन में, जो वो अपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में खर्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी कौन से वो 3 states होते हैं, क्या ये प्रपोजल कंसीडर किया जाता है, क्या सेंटर गवर्नमेंट तैयार होती है ग्रांट करने के लिए, मोनेटाइजेशन की प्रोसेस के कॉस्ट को बेयर करने के लिए। और इसके जो लास्ट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, क्या स्टेट्स गवर्नमेंट तैयार होंगी अभी के लिए अपने असेट्स को मोनेटाइज करने के लिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जबकि इकोनॉमी जो है वो बहुत अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने लोएस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर जा रहे हैं, तो उस समय एसेट्स को मोनेटाइज करने में क्या स्टेट्स को सफिशिएंट रेवेन्यू मिलेगा, सफिशिएंट वैल्यू मिलेगी उनके असेट की, क्योंकि ऑलरेडी इस समय पैसा नहीं है। पब्लिक और इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे डू नॉट वांट टू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर स्टेट्स अपने असेट्स को मोनेटाइज करते हैं तो क्या उन्हें वो वैल्यू मिलेगी जो कि उन्हें एक नॉर्मल ईयर में, एक जबकि इकोनॉमिक सिचुएशन नॉर्मल होती उस समय मिलती। तो बहुत सारे इसमें नट्स एंड ग्रिट्स इन्वॉल्व हैं, बट अभी के लिए फ़िलहाल जो नीति आयोग हैं और जो डीपम है, दे ऑल आर कंसिडरिंग दिस प्रपोजल टू incentivize the states through center grant for monetizing their assets and public sector undertakings। अब देख लेते हैं some other news clips। निफ्टी turns 25 from 1000 to 14,000। It has been 25 years since National Stock Exchange introduced its benchmark index, that is निफ्टी इंडेक्स। तो निफ्टी को 25 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं, जो बेसिकली जो कंट्रीज 50 ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को गॉक करता है जो इंडेक्स, उसको बोलते हैं निफ्टी 50। एंड द इंडेक्स वॉज सेटअप on April 22, 1996, less than 2 years after the exchange launched electronic screen-based trading। तो अब चूंकि निफ्टी 50 ने 25 साल कंप्लीट कर लिए, तो दिस मे बी द प्रोबेबल और पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जाम, then this could be the probable question। So and definitely top 5 stock weightage and top 5 market cap stocks, तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, you can just have a look on it। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट फायर्स ऑन ऑल सिलेंडर्स टू काउंटर द ऑक्सीजन क्राइसिस। तो ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट इज़ ऑन फायर। जितने भी सिलेंडर हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की तरफ टारगेट कर दिया गया, स्टेट्स को कोटा प्रोवाइड किया गया। जो स्टील फर्म्स हैं उनको स्टेट वाइज कोटा दिया गया है कि वो किस किस स्टेट्स में कितना कितना ऑक्सीजन सप्लाई करें या कितना वो ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं as per the current medical grade oxygen requirement of the states। और on a day when union government stepped to prevent the states from hindering the movement of liquid medical oxygen, जिसको हम LMO भी बोलते हैं। ये सब जो लिटिल इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन
जो कि बेसिकली वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होती है, बाद में उसको मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के फॉर्म में यूज़ किया था। तो इंडिया ऑल्सो प्लेस्ड 4 ऑर्डर्स विद foreign suppliers for approximately 2,500 tons of essential commodity। इसके अलावा जो एयर फोर्स है उसको भी, जो इंडियन एयर फोर्स है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है ट्रांसपोर्टेशन में। इंडियन एयर फोर्स बेसिकली जो एम्प्टी सिलेंडर्स हैं उनको लिफ्ट करके जो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं वहाँ पर प्लेस करेगी, जिससे कि उस मेडिकल जो कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन डेवलप कर रहे हैं और वहाँ से फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू डिफरेंट स्टेट्स। तो इंडियन एयरफोर्स का भी यूज़ किया जा रहा है। फॉरेन जो सप्लायर्स हैं उनसे भी ऑक्सीजन की जो और जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी सप्लाई इंश्योर करी जाती है। तो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट all are on toes for mitigating the shortage of medical grade oxygen into the country। Apart from it, Supreme Court has also told the government that COVID-19 is a national emergency situation। Although Constitution में health को लेकर के ऐसी कोई emergency का provision नहीं है, but जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि इट इज़ लाइक अ नेशनल इमरजेंसी, और चूँकि नेशनल इमरजेंसी है तो गवर्नमेंट को प्लान ड्रॉ करना चाहिए इमीडिएटली दैट हाउ यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट आर एक्चुअली गोइंग टू टेक अप दिस सिचुएशन, एक्चुअली गोइंग टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। और जैसा कि हम सब जानते हैं 3 लाख से ऊपर तक के केस इंडिया टच कर चुका है कोविड-19 से लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप आउट किया है। अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट हैज आल्सो गिवन द डायरेक्शन टू सेंटर और देयर स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल देयर रिस्पेक्टिव रिप्लाईज बाय different dates, what is their plan, what they are going to do, how they are going to mitigate this situation। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फिच अफर्म्स BBB नेगेटिव रेटिंग फॉर इंडिया, आउटलुक नेगेटिव। मीनवाइल जैसे कि सारे ब्रोकरेज हाउसेस, चाहे वो मूडीज़ हो, चाहे वो इकरा हो और चाहे वो S&P हो, सब ने इंडिया के जो कुछ जो ग्रोथ फोरकास्ट हैं उनको रिवाइज किया है एंड एवरी डिवीजन इज़ ऑन नेगेटिव साइड। विद दैट जो रेटिंग एजेंसी फिच है उसने भी इंडिया के जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफ़ॉल्ट प्राइसिंग IDR है उसको BBB नेगेटिव की कैटेगरी में ही रखा है, ऑल्दो पहले से ही थी नेगेटिव आउटलुक के साथ में, बट ऐसा अज्यूम किया जा रहा था कि जैसे रिकवरी इंश्योर होगी हो सकता है ये BBB पॉजिटिव की कैटेगरी में आ जाए, बट फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है। फिश ने BBB नेगेटिव की ही रेटिंग में इंडिया के जो IDR हैं रेटिंग्स हैं उनको रखा है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव आउटलुक प्रपोज किया है। किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर कोई इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी नेगेटिव आउटलुक प्रोजेक्ट करती है तो इट्स सिंपली द मैसेज टू द इन्वेस्टर दैट दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी इज़ नॉट गोइंग टू गिव द फ्यूचर रिटर्न्स और द पॉजिटिव रिटर्न्स इन फ्यूचर। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में ना डालें, अगर डाला हुआ है तो वो दे टेक इट बैक। और रिसेंटली हमने देखा अभी कोविड-19 के जो सेकेंड वेव में जो केसेस जो सर्ज हुए उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला है। And this negative outlook by reputed rating agency Fitch reflects the lingering uncertainty around the debt trajectory following the sharp deterioration into the India's public finance matrix because of pandemic. So with fiscal deficit, government plans for only gradual narrowing of the deficit put greater onus on India's ability to return to high level of economic growth। तो high level to medium growth तो कभी फिलहाल के लिए जो फिच है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज़ वाई इंडिया के लिए निगेटिव आउटलुक है। S&P ने भी फोरकास्ट किया इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को 11% से। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.